अब फोर्थ केस, सपोज करो किसी रीजन की वजह से जो एलिवेटर की जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर जाती है। एलिवेटर की जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर जाती है, जिसने उसको होल्ड किया हुआ है, जिससे वो नीचे को या ऊपर को लेकर जा रहा है एलिवेटर को, एलिवेटर के कैबिन को। तो अगर वो रस्सी टूट जाती है, वो स्ट्रिंग टूट जाती है, तो फिर एलिवेटर करेगा फ्री फॉल। ये तो चौथा केस है, इफ एलिवेटर इज फ्रीली फॉलिंग। वो फ्रीली फॉलिंग का मतलब होगा कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मोशन उसकी डाउनवर्ड है, और एक्सेलेशन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, क्योंकि ये मतलब होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बॉडी एक तो मूव कर रही है डाउनवर्ड, और उसकी जो एक्सेलेशन है वो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। अब सिस्टम तो वही है थर्ड केस वाला, उसमें तो डिफरेंस नहीं है, एलिवेटर तो मूव तो डाउनवर्ड ही कर रहा है। बस फर्क ये है कि अब आपकी जो एक्सेलेशन है उसकी जो वैल्यू वो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। तो मैं सेम केस अप्लाई करूंगा जो थर्ड में अप्लाई किया, कि नेट फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। नेट फोर्स एम ए के इक्वल, या आ गया डब्ल्यू माइनस टी, सेम स्टेप वही। तो टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एम ए, और यहां पर आ गया एम जी माइनस एम ए। अब आप वैल्यू पुट करो कि ए जो है वो जी के इक्वल है, एक्सेलेरेशन जो है वो किसके इक्वल है, जी के। तो इस ए की जगह जब जी पुट करोगे तो आपके पास अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। क्या रियल वेट जीरो होगा? नो, रियल वेट जीरो नहीं है, रियल वेट एम जी के इक्वल है, लेकिन अपेरेंट वेट क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो क्या चीज आपको यहां पर समझ आई? आपको ये बात समझ आई कि जब एलिवेटर हमारे पास फ्री फॉल करता है तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। और ये जो कंडीशन है कि अपेरेंट वेट जीरो हो गया, इस कंडीशन को बच्चे कहते हैं कि दैट इज द वेटलेसनेस कंडीशन। अपेरेंट वेट जब हमारे पास बॉडी का फ्री फॉल की वजह से जीरो हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। तो वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं होता कि हमारा रियल वेट जीरो होता। वेटलेसनेस कंडीशन का हमारे पास मतलब होता है कि बॉडी का जो अपेरेंट वेट है वो जीरो के इक्वल हो जाए। और वेटलेसनेस कंडीशन कब अचीव हुई? वेटलेसनेस कंडीशन तब अचीव हुई जब हमारे पास बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल करती है, और उसकी जो एक्सेलेशन है वो किसके इक्वल होती है, वो जी के इक्वल होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बॉडी फ्री फॉल करे तो रियल वेट क्या होगा, रियल वेट एम जी के इक्वल है, क्योंकि अगर वो जीरो तो फिर बॉडी नीचे कैसे आ रही है? जैसे आप अपने हाथ में अगर एक पेन पकड़ा हुआ है आपने अभी, उस पेन को आप ड्रॉप कर दो तो ये फ्री फॉल है। अब वो कौन सी फोर्स है जो उसको नीचे लेकर आ रही है? उसका अपना वेट। तो मतलब वेट प्रेजेंट है, लेकिन क्या कोई फोर्स ऐसी है जो उसको ऊपर ऊपर की तरफ रोक रही है? नो। इसका मतलब अपेरेंट वेट कितना हो गया, जीरो। जैसे एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा हो, अचानक से उस पेंडुलम की स्ट्रिंग टूट जाए तो पेंडुलम नीचे गिरेगा ना। अब वो फोर्स जो टेंशन थी जो उसको होल्ड कर रही थी, क्या वो प्रेजेंट है? आंसर इज नो, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस कंडीशन। तो फ्री फॉल में एक्सेलेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी का अपेरेंट वेट किसके इक्वल है, जीरो के। और अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी का रियल वेट क्या होता है, तो वो आप कहोगे कि वो नॉन जीरो होता है, और वो किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो ये आपके चार केसेस हैं किससे रिलेटेड, अपेरेंट वेट और रियल वेट के कंपैरिजन से रिलेटेड। अब इन चारों केसेस को मैंने आपको समझाया, मैं अब आपको दोबारा से एक ही डायग्राम में रिवाइज करवाने लगा। अब सुनिएगा दोबारा से, एक एलिवेटर का सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमने चार केसेस को यहां पर डिस्कस करना है, और फिर चारों को हमने एक तरह से रिवाइज करना है। पहला केस था कि एलिवेटर हमारे पास रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। एलिवेटर इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसा हो तो हमने ये देखा कि हमारा जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट के इक्वल होगा। सेकंड केस, हमारे पास अगर एलिवेटर एक्सेलेट कर रहा हो, कहां पर, अपवर्ड। एलिवेटर जब अपवर्ड एक्सेलेट करेगा तो याद रख लें अपवर्ड वाली फोर्स ज्यादा होगी, तब आपका अपेरेंट वेट एम जी प्लस ए के इक्वल होगा,
यानी अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर होगा, अपेरेंट वेट रियल वेट से वो ग्रेटर हो जाएगा। ये आपका सेकंड केस का रिजल्ट आ गया। थर्ड वन, अगर हमारे पास एलिवेटर एक्सेलेरेट करे डाउनवर्ड, तब क्या होगा? तब हमने देखा कि हमारे पास फिर डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है, तो फिर रियल वेट अपेरेंट वेट से क्या हो जाता है? वो ग्रेटर हो जाता है। तो एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, तो अब आप कहोगे कि T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और यहां पर अब आपका अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो गया। और फोर्थ केस फ्री फॉल का था कि अगर एलिवेटर फ्री फॉल कर जाए, फ्री फॉल का मतलब मूव करेगा डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन जी के इक्वल होगी, तो फिर हमारा रिजल्ट आया कि अपेरेंट वेट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल हो गई। लेकिन ख्याल रहे अपेरेंट वेट ज़ीरो है, लेकिन रियल वेट जो है वो ज़ीरो नहीं है, बल्कि वो एम जी के इक्वल है। अब शायद आप में से किसी बच्चे के माइंड में एक बात आई हो कि एलिवेटर लाजमी तो नहीं होता कि हमेशा ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट ही करता है, ऊपर की तरफ जाते हुए वो डिसेलेरेट भी तो करता है। कैसे? क्या एलिवेटर ने अगर फर्स्ट फ्लोर से 5वें फ्लोर पे जाना है तो क्या उसने रुकना नहीं है? ऑब्वियसली उसने पहले से 5वें पे जाना है, तो 5वें पे जाके रुकेगी तो जो पैसेंजर्स हैं वो उस फ्लोर पे उतरेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि रुकते हुए तो वो डिसेलेरेट कर रहा होता है। इसका मतलब अगर एलिवेटर एक्सेलेटिंग अपवर्ड की जगह आपको एग्जामिनर कह दे कि एलिवेटर इज डिसेलेटिंग अपवर्ड, कि ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन डिसेलेट कर रहा है, तो फिर होगा बच्चे क्या होगा? ये कि यहाँ पॉजिटिव साइन की जगह साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो फिर आपने अपने केस को चेंज कर देना है, तो फिर जी प्लस ए नहीं होगा, फिर जी माइनस ए होगा, और फिर आपका अपेरेंट वेट रियल वेट से लेसर हो जाएगा। क्यों? डिसेलेटिंग में आपका साइन नेगेटिव। और इसी तरह से क्या नीचे आते हुए हमेशा वो एक्सेलेट ही करेगा? नो, वापस 5वें से पहले फ्लोर पे आना है, तो क्या पहले फ्लोर पे आते हुए लिफ्ट ने रुकना नहीं है? तो लिफ्ट ने अगर रुकना है, इसका मतलब वो डिसेलेट करेगा। तो अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन डिसेलेट कर रहा है, यानी उसकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो यहाँ जब मैं नेगेटिव साइन पुट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा जी प्लस ए, तब अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर हो जाएगा। तो रट्टा नहीं लगा लेना कि ऊपर जाएगा तो अपेरेंट वेट ग्रेटर, नीचे जाएगा तो रियल वेट ग्रेटर। साथ ये भी याद रखना है कि क्या वो एक्सेलेरेट कर रहा है या वो डिसेलेरेट कर रहा है। तो इन दो केसेस के अंदर ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। तो ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास एक ही फार्मूला है जो इस पूरे टॉपिक को समझने में हमें हेल्प करता है, और वो फार्मूला है T इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस ए। अगर अकेला आपको ये फार्मूला याद हो जाए तो इस फार्मूला के अंदर आप सिंपली अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे कि पहला एलिवेटर एक्सेलेरेट कर रहा है अपवर्ड, पॉजिटिव साइन आएगा। एलिवेटर डिसेलेरेट कर रहा है अपवर्ड, नेगेटिव साइन आएगा। एलिवेटर एक्सेलेरेट डाउनवर्ड कर रहा है, नेगेटिव साइन करेगा। और जब डिसेलेरेट करेगा मतलब उसकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी, तो साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और जब फ्री फॉल करेगा नेगेटिव साइन, एक्सेलेरेशन जी के इक्वल, तो जी माइनस जी जीरो, आपका अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए इस फार्मूला के ऊपर चारों केसेस को खुद से रिवाइज करके लिखना है ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, हो गया? तो ये आपके पास ओवरऑल टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स है वो कवर होते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह के आपके क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि यही बस पूछा जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि अगर फर्ज करो एक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास एक एलिवेटर सिस्टम लगा हुआ है, एक लिफ्ट लगी हुई है जो पैसेंजर्स को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेकर जाती है। अब फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास वो लिफ्ट का केबन जो कहाँ जा रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जा रहा है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताएं जी 3 पॉइंट्स के ऊपर अपेरेंट वेट और रियल वेट का आपस में रिलेशनशिप क्या है।
और डायरेक्ट वो जा रहा है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर के पास। तो ये उसका ग्राउंड फ्लोर और ये उसका टॉप फ्लोर, बीच में कहीं पर वो रुका नहीं है। तो अब आपने ये 3 पॉइंट्स हैं, ए, दरमियान में बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स पे अपेरेंट वेट और रियल वेट का रिलेशन बताओ। तो देखो जब वो स्टार्ट होगा मूव करना अपवर्ड, इस पॉइंट पे वो एक्सेलेट करेगा, इस पॉइंट पे वो क्या करेगा, एक्सेलेट। जब एक्सेलेट करेगा तो अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर होगा। दरमियान में उसकी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म, क्योंकि उसने रुकना नहीं है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, वहां पर अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल हो जाएगा। और टॉप पर जाकर जब एलिवेटर रुकेगा, अब रुकने का मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन उसकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला में चेंज क्या आएगा, जब वो एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, साइन पहले पॉजिटिव था, साइन नेगेटिव हो गया, तो अपेरेंट वेट रियल वेट से क्या हो जाएगा, वो लेसर हो जाएगा। तो मींस पहले केस में अपवर्ड मोशन, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, यहां पर एक्सेलेरेशन 0, यहां पर आके रुकना है, ये डीसेलेटिंग है, अगर रुकना है तो ऊपर जाते हुए रुक रहा है ना, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी यहां पर, नेगेटिव। वो नेगेटिव नेगेटिव फार्मूला को पॉजिटिव कर देगा, अपेरेंट वेट रियल वेट से लेसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि जो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर है उसकी मोशन क्या होती है, तो बच्चे फिर उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपने अगर स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा तो एक दफ़ा स्प्रिंग बैलेंस को देखें, कि जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके साथ जब हम वेट को सस्पेंड करते हैं तो यहाँ उसका स्केल होता है, यहाँ पर उसका क्या होता है, स्केल। जिस स्केल से आप उसकी वैल्यू को मेजर करते हो कि वो क्या टेंशन शो कर रहा है, और फिर यहाँ पर एक लगा होता है पॉइंटर, जो पॉइंटर आपको डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा होता है। जितना वेट सस्पेंड करोगे वो पॉइंटर उसके मुताबिक कहाँ मूव कर जाएगा, वो पॉइंटर उसके मुताबिक मूव कर जाएगा डाउनवर्ड। अब ये जो पॉइंटर की मोशन है डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये कब डाउनवर्ड और कब अपवर्ड होगा, पॉइंटर आपका मूव डाउनवर्ड तब करेगा जब आपका अपेरेंट वेट इंक्रीज कर रहा, और यही पॉइंटर मूव अपवर्ड कब करेगा, जब आपका अपेरेंट वेट डिक्रीज कर रहा। तो इसी चीज को जरा यहां अप्लाई करें कि यहां पर अगर वो स्प्रिंग बैलेंस आपने अटैच कर दिया जिसने उसके अपेरेंट वेट को कैलकुलेट करना है, तो इस केस में अपेरेंट वेट ज्यादा हो रहा है तो आपका पॉइंटर कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड, तभी ज्यादा वैल्यू शो करेगा। जब दरमियान में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई तो वहां पर उसका पॉइंटर मूव नहीं करेगा, क्योंकि अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल हो जाएगा, वो एक जगह जाके रुक जाएगा। और फिर जब टॉप पर जाकर अपेरेंट वेट ने कम हो जाना है तो पॉइंटर दोबारा कहाँ मूव कर जाएगा, पॉइंटर दोबारा से आपका मूव कर जाएगा अपवर्ड। ये मतलब है कि पॉइंटर की अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन। सेम ये क्वेश्चन जो एलिवेटर वाला है आपसे एग्जामिनर पेंडुलम से रिलेटेड भी पूछता है कि अगर उस एलिवेटर में एक पेंडुलम सस्पेंड हो तो क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड पर भी कोई फर्क पड़ेगा। अगर एलिवेटर के अंदर आपके पास एक पेंडुलम सस्पेंडेड है तो क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड पे भी कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर होगा यस। तो यहां पर आप लोगों ने एक फार्मूला और लिख लेना है, ये तो हमारे पास है अपेरेंट वेट और रियल वेट से रिलेटेड। अगर आपसे टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा वाइब्रेटिंग बॉडी के, तो वो फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइड बाय G प्लस माइनस A। अब इसमें भी वही केस है, जब अपवर्ड एक्सेलेरेट करेगा पॉजिटिव साइन, जब डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करेगा नेगेटिव साइन। तो ट्रिकी पॉइंट बस ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कब टाइम पीरियड बढ़ेगा, कब टाइम पीरियड कम होगा, कब टाइम पीरियड बढ़ेगा और कब टाइम पीरियड कम होगा। तो इसी में जो ऊपर केसेस हैं उसमें अगर देखूं कि जब आपके पास प्लस का साइन आएगा डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। जब नेगेटिव का साइन आएगा डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जाएगा, आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड के इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वो अपनी एक वाइब्रेशन ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा। और टाइम पीरियड के कम होने का मतलब क्या है कि अपनी वो एक वाइब्रेशन कम टाइम में मुकम्मल करेगा। तो इसके केसेस भी अगर आप सेपरेटली लिखना चाहो, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं
तो वो क्या होंगे कि पहला, इफ एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, तो अगर एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलेट करेगा तो फार्मूला बनेगा पॉजिटिव साइन के साथ। अब डिनोमिनेटर में जब पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब आपके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। डिनोमिनेटर जितना बढ़ता है आपका आंसर उतना कम होता है, इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड केस, अगर एलिवेटर एक्सेलेट करे डाउनवर्ड, डीसेलेट का केस आप खुद कर लीजिएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, उसमें साइन उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड के लिए साइन नेगेटिव आ जाएगा। जब साइन नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू कम हो रही है, आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। और तीसरा केस, अगर आपके पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो फ्री फॉल कर जाए, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी फ्री फॉल कर जाए तो फिर क्या होता है, इसका आंसर आप लोग दें। तो क्या फिर पेंडुलम वाइब्रेट करता है? अगर पेंडुलम या वाइब्रेटिंग बॉडी फ्री फॉल कर जाए तो क्या फिर वो पेंडुलम वाइब्रेट करता है? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि अब हमारे फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन आएगा और यहां पर ए की जगह जी आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जी माइनस जी हुआ तो डिनोमिनेटर आपके पास जीरो हो गया, और कोई भी चीज जब जीरो से डिवाइड होती है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो अपनी एक वाइब्रेशन इनफाइनाइट टाइम में करेगा। इसका मतलब एलिवेटर विल स्टॉप, सॉरी वाइब्रेटिंग बॉडी विल स्टॉप, उस पेंडुलम के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि टाइम पीरियड के इनफाइनाइट का मतलब अगर आप देखें तो वो ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है। तो जहां टाइम पीरियड बढ़ रहा है वहां फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज, और जहां टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है वहां फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो आप चाहो तो दो सेपरेट फार्मूलाज याद कर लो, कि जैसे एक फार्मूला आपने टाइम पीरियड के लिए लिखा, इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी के लिए लिखना चाहो तो वो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी प्लस माइनस ए डिवाइड बाय एल। ये टाइम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बच्चे टॉपिक था आपका अपेरेंट वेट और रियल वेट से रिलेटेड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो हमने टॉपिक्स डिफरेंट कवर करने हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये था। जब बॉडी फ्री फॉल होती है तो हम वेट को महसूस करते हैं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल अपेरेंट वेट होता है वो जीरो होता है। हमें फील अपने आप वेट कम फील होगा वो अपेरेंट वेट की वजह से, लेकिन हम अपने वेट को फील करते हैं कि वो प्रेजेंट है। आप चाहो तो अपने इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, और उस टेबल के अंदर आप ये तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको लिखें, ताकि आप इस पूरे टॉपिक को जल्दी रिवाइज कर सकें, और जो भी पॉसिबल केसेस आपके पास बनते हैं उन तमाम को यहाँ पर मेंशन करें। उसमें आप टाइम पीरियड को मेंशन भी करें, उसमें आप फ्रीक्वेंसी को मेंशन भी करें, तो ये टॉपिक आपके पास जो है वो एक ही टेबल के अंदर कवर हो जाता है। अगर आपसे स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, तो क्या टाइम पीरियड के चेंज होने से कोई स्पीड पे फ़र्क पड़ता है? अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, उस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्या उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आंसर देंगे इसका? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का और स्पीड का आपस में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। जब एक बॉडी को वाइब्रेट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या है कि वो स्लो वाइब्रेट कर रही है, और जब एक बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए कम टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड कम हो गया, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। ये कौन सा फार्मूला है? V इज इक्वल टू 2 पाई R/T। V इज इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा की जगह 2 पाई/T। तो इन्वर्स रिलेशन होता है स्पीड का और आपके पास टाइम पीरियड का। तो ये मैं टेबल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ हैं। जैसे पहले के अंदर आप केसेस को मेंशन कीजिएगा, दूसरे के अंदर आप एक्सेलेरेशन को, थर्ड में आप मेंशन कीजिएगा अपेरेंट वेट की वैल्यू, ठीक है। फोर्थ के अंदर आप मेंशन करें टाइम पीरियड को,
कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, फिर आप फ्रीक्वेंसी को मेंशन करें कि फ्रीक्वेंसी को क्या इफेक्ट होगा, और फिर लास्ट में स्पीड को। तो ये आपके पास ओवरऑल पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसी में कवर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास एक्सेलेरेशन हाफ जी हो जाए, 2g हो जाए, तब रिजल्ट क्या आएगा। तो सेम मेथड है सॉल्व करने का कि अगर आपको वैल्यू गिवन हो ना एक्सेलेरेशन की, कि एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसके इक्वल है, 2g के इक्वल है, g के इक्वल है, तो आपने फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं जल्दी से अगर आपको केसेस को यहाँ पर मेंशन कर दूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। पहला केस क्या था, पहला हमारे पास केस था रेस्ट का या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। दूसरा केस क्या था, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, डिसेलेटिंग आप स्कोर लिख लेंगे। तीसरा केस क्या था, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, और चौथा केस एलिवेटर इज फ्रीली फॉलिंग। तो ये सारे के सारे आपके पास चीजें कवर हो जाएंगी। पहले केस में एक्सेलेरेशन 0, ठीक है, अपेरेंट वेट रियल वेट की इक्वल, जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास अनचेंज रहेगा, वो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, और फ्रीक्वेंसी स्पीड भी सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिवेटर एक्सेलेरेट करेगा अपवर्ड, इसका मतलब यह है कि एक्सेलेरेशन अब नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास अपेरेंट वेट g प्लस ए हो जाता, अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर हो जाता। टाइम पीरियड डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, स्पीड आपके पास बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होगा इन दोनों का। एक्सेलेरेट करेगा डाउनवर्ड, इसमें एक्सेलेरेट अपवर्ड, इसमें एक्सेलेरेट डाउनवर्ड, साइन नेगेटिव आ जाएगा, जी में से ए सब्ट्रैक्ट होगा, अपेरेंट वेट रियल वेट से लेसर हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया, स्लो मूव करेगा, स्पीड कम हो जाएगी। फ्री फॉल मोशन डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है, अपेरेंट वेट आपका 0 हो जाता है। मैं बार बार कहूँगा रियल वेट 0 नहीं होता, वो एम जी के इक्वल है। अपेरेंट वेट 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी 0, और स्पीड भी हमारी 0, क्योंकि सिस्टम वाइब्रेट ही नहीं करता, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि वैल्यू गिवन होती है अपवर्ड डाउनवर्ड की, और आपने उसके मुताबिक फाइंड करना होता है टाइम पीरियड को, या फिर अपेरेंट वेट को फाइंड करना होता है।